अस्सलाम वालेकुम। विमेंस क्रिकेट और रेगुलर क्रिकेट या मेंस क्रिकेट जिसे कहा जाता है, उसके हारने की बुनियादों पे इंडिया ने, उनकी हुकूमत ने मुश्तरक ये फ़ैसला किया आरएसएस से मशवरा करके कि पाकिस्तान को ऐसे खेल के मैदान में बुलाया जाए जहाँ पे पाकिस्तान रेगुलरली जीतता भी होता है और ऐसी मार पिलाता होता है कि फिर वो याद रहती है। दोबारा इंडिया ने कहा इनको फिर मौका दें कि जो नेशनल कंसेंसस हम अचीव नहीं कर पा रहे, जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी की डिबेट्स चल रही हैं, हमारे यहाँ इकोनॉमिक कोलैप्स की बात होती है हर आने वाले दिन में, तो जो हमारा कौमी खेल है लड़ाई झगड़ा उसमें हमें एक मौका दिया जाए और आरएसएस की 100वीं सालगिरह यानी फर्स्ट सेंचुरी की खुशी में एक और धूमधाम से, जिस तरह मई की झड़प हुई है अभी पिछले दिनों में, एक ज़्यादा बड़े स्केल की, ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड या इलोंगेटेड एक कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान को इंगेज किया जाए। अगेन ये इंडिया आइसोलेशन में हरकतें नहीं कर रहा और हम उनकी स्टेटमेंट्स को और सरकारी ईडिक्ट्स को डायसेक्ट करेंगे, बट पहले ज़रा पस मंज़र को समझ लें। पस मंज़र ये है कि इसराइल जो है वो अब अपने फाइनल एग्जिस्टेंशियल स्टेज के अंदर जा रहा है। एग्जिस्टेंशियल से मुराद कि वो उसकी सर्वाइवल की जो लड़ाई है उसके अंदर वो जा रहा है। उस एग्जिस्टेंशियल स्टेज के अंदर इसराइल हर किस्म के ऑप्शन को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार है, इंक्लूडिंग द न्यूक्लियर ऑप्शन, और जिसमें उसने काफ़ी वाजे कर दिया। उसके पास जितना कैपिटल बचा कुचा है वेस्टर्न कैपिटल्स के अंदर, वाशिंगटन हो, लंदन हो, पेरिस हो, उसके पास इतनी कोई है कि वो 10-20 साल के एक फेज़ के अंदर उतनी और जान मार सकता है। इसका शॉर्ट रन पीरियड में कहूँगा कि अगले 2 से 5 साल होंगे। इस फेज़ के अंदर वो ईरान को भी इंगेज करना चाहता है, सीरिया को भी इंगेज करना चाहता है, पैलेस्टाइन को पूरी तरह जम करना चाहता है खुदा ना खास्ता, और लेबनान को भी जम करना चाहता है, और मिस्र को भी और जॉर्डन को भी अपने वो पंजे के नीचे जकड़ के रखना चाहता है। इस सारी इंगेजमेंट के अंदर उसको अमेरिका की फ़ौज भी दरकार है, उसको एक ग्लोबल स्केल कॉन्फ्लिग्रेशन भी इंटरेस्टिंग लगता है जिसमें रूस भी खप जाए, यूरोप भी खप जाए, साउथ एशिया भी खप जाए, और ईसाइयों की दुनिया की, वेस्टर्न वर्ल्ड की और मुसलमानों की दुनिया की इस तमाम ताकतें जो हैं वो अपनी तमाम वसाइल के साथ मर खप जाएँ। तो एक ऐसी बड़ी आलमी जंग के लिए जो पॉइंट्स हैं, जो मोरे हैं, उनमें से एक सबसे जो बड़ा मोरा है वो इस नाचीज़ पाकिस्तान का भी एक बनता है कि साउथ और सेंट्रल एशिया का ख़ित्ता जो है उसकी जुग्राफियाई जो एक अहमियत है वो पाकिस्तान के ज़रिए आती है, उसके उसके वाया आती है, उसके उसके राउट से आती है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर वाहिद न्यूक्लियर ताकत है जो मुसलमानों को या ईस्ट को कोट एंड कोट रिप्रेजेंट करता है। इंडिया तो वो फार ईस्ट इंडिक सीनो सिविलाइजेशन साइड पे चला जाता है। तो अगर हम दुनिया को उस सिंपलिस्टिक बंटवारे में देखें सैमुअल पी हंटिंगटन के, तो मुसलमानों का बम या मुस्लिम बॉम्ब जिसको कह सकते हैं, एज इफ इसके कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम वो मुस्लिम बम भी हमारे पास है इत्तेफाक से। तो मुस्लिम बम को कम से कम नहीं तो चलो मुस्लिम बम वाले मुल्क को एंगेज करने के लिए इसराइल का मोरा जो है वो हिंदुस्तान है। एक ये बात पस मंज़र समझ लीजिए। अब इस पस मंज़र की बुनियाद पे अब ज़रा स्टेटमेंट्स को डायसेक्ट करते हैं कि क्या क्या स्टेटमेंट्स, बड़ी इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स आई हैं। एक तो जो गीदड़ भभकियाँ होती हैं या जो मुक्के जो जंग के बाद याद आते हैं वो अपने मुंह पे, अपने सिर पे मारने चाहिए। और इंडियन चीफ आर्मी स्टाफ ने ऐसा ही कुछ मुजाहरा एक डिस्प्ले पे दिखाया पिछले दिनों में, अपनी एक इंस्टॉलेशन को विज़िट करते हुए, गीदड़ भभकियाँ मारते हुए उन्होंने फरमाया कि अब जब हम पाकिस्तान को इंगेज करेंगे तो ये हो सकता है कि पाकिस्तान के लिए एक एग्जिस्टेंशियल मसला बन जाए, और ये मुमकिन है कि नक्शे के ऊपर उनकी भी वो है जो है वो एक सवालिया निशान आ जाए उनकी टेरिटरी के एतबार से, और हम इसको एक उसमें ले जाएंगे। इस बारी हम कोई रिस्ट्रेंट नहीं दिखाएंगे, ये कहा उपेंद्रा द्विवेदी ने। नाम देखो इन लोगों के यार। और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा कि अगर कोई मिस एडवेंचर हुआ पाकिस्तान की तरफ से सर क्रीक के अंदर, जो ये कराची से वो जो क्रीक एक निकलती है, तो एक स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव रिस्पॉन्स देने के हम केपेबल भी हैं, और हम तारीख भी बदल सकते हैं और जुग्राफिया भी बदल सकते हैं। अच्छा सदके। और फिर इस पर मज़ीद जो अमरजीत सिंह साहब हैं, अमरप्रीत सिंह साहब जो हैं, जिनको गालबन मुस्कुराने के लिए रखा हुआ उन्होंने टीवी पे, क्योंकि मेरा ख्याल है वो एयरफोर्स तो छनकना ही उनकी भी जाती है। उन्होंने फरमाया कि अब उन्होंने एक नया इंकशाफ किया, वो शायद डोनाल्ड ट्रंप की वो पकड़ते हुए, कि वो हर आने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेटमेंट में एक आधा जहाज़ और बढ़ा देता है और डूबियस रखता है कि किसने किसका गिराया इंडिया को टॉन्ट करने के लिए। उन्होंने कहा कि हमने 5 लड़ाकू विमान फाइटर जेट जो होते हैं पाकिस्तान के डाउन किए हैं।
इनका क्लेम यूनिक है कि ये कहते हैं कि हमने डाउन भी किए हैं और हमने ग्राउंडेड प्लेन्स भी तबाह किए हैं। उन्होंने ऐसा शोशा छोड़ा है कि कान को इधर से पकड़ो तो वो कहेंगे नहीं इधर से पकड़ लो, वरना कहे ना कि यार डॉग फाइट में वो लेके ही नहीं है F-16, तो वो कह देंगे वो तो हमने ग्राउंडेड ही उड़ा दिया, हमने इन तनसीबात पे हमला करके। जब उस पर सवाल आएगा कि यार ऐसा किसी हैंगर पे ऐसा डैमेज ही नहीं हुआ, ऐसा किसी हैंगर पे इतनी कोई हैवी कैलिबर वेपनरी इस्तेमाल नहीं हुई, तो वो कहेंगे कि हमने डॉग फाइट में गिराए हैं। तो वो एक Catch-22 की सिचुएशन क्रिएट करके उन्होंने एक शोशा छोड़ दिया, बिकॉज हम एज ऑफ स्पिन के अंदर रहते हैं, एज ऑफ डिसइंफॉर्मेशन के अंदर रहते हैं, और देयर आर नो ऑब्जेक्टिव टी कैपिटल वाले ट्रूथ्स, अब सब सब्जेक्टिव लोअर केस ट्रूथ्स हैं। हर बंदे का एक अपना ट्रूथ है, हर बंदा बाबा अपने जहान में एक जहान होता है, हर बंदा यहाँ पे अपने जहान में एक जहान बना बैठा है। तो यहाँ पे जो अमरप्रीत सिंह साहब है उन्होंने भी एक जहान क्रिएट किया हुआ है, और वो आरएसएस का हिंदुत्वा एक जहान है, एक फैंटेसी लैंड है, जहाँ पे यहाँ से लेके यूक्रेन तक और अफ्रीका के साहिलों तक और चीन के दूर वो ग्रेट वॉल तक यहाँ पे सनातन ही सनातन हुआ करता था। और ये सारा खित्ता, और ये कब हुआ करता था ये अल्लाह जानता है। एक वेग टाइमलाइन है 12 से 25,000 साल पुरानी, जहाँ पे वी वॉज कैंग्स, जिसमें ऐसा आम के बच्चों की इस्तेलात में अंग्रेजी में कहा जाता है, बट ये बताया जाता है कि वी वॉज कैंग्स, यानी हिंदुस्तान के गंगा जमनी लोग कैंग्स थे, बहुत बड़े बादशाह थे। और बस अब वो खित्ता है, अब उसमें खोई हुई मिरास है जिसको हमने पाने के लिए, और एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है हमारे रास्ते में, वो चीन नहीं है, एक इंडस्ट्रियल जायंट जो हमारे पड़ोस में बैठा हुआ है वो पाकिस्तान है। तो इंसान को उसके मुखालफों से पहचाना जाता है, तो जिसका एग्जिस्टेंशियल मुखालिफ पाकिस्तान हो उसके लिए मेरा ख्याल है खैर की दुआई कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद अपने आप को संभालते संभालते लुढ़कते गिरते पड़ते एक मुल्क हैं। तो अगर हिंदुस्तान हमारे से मुकाबला लगाने में दोबारा आ गया है, वो जो एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर रहे थे कि हम तो एक अलग लीग हैं, पाकिस्तान तो एक अलग लीग है, हमारे विजिट में अमेरिका के, जब वो तुमने ये भी कह दिया था कि अमेरिकी सफारत खाने का विजिट आया तो पाकिस्तान का अलग गया, इंडिया का अलग गया, ऐसे ना हो कि एक ही हल्ले में साउथ एशिया के लिए वो एक उन्होंने वो एक महकमा भी उन्होंने अलग कर दिया उसको ना, पाकिस्तान को अफगानिस्तान वगैरह से क्लम्प करवाया अमेरिका में। अब दोबारा पाकिस्तान उस न्यू नॉर्मल से हट के वापस उस पुराने दौर में आ गए जहाँ एग्जिस्टेंशियल दुश्मन पाकिस्तान है, मुआजना पाकिस्तान से किया जाता है, तब आजमाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ की जाती है, और तड़ियाँ और गिदड़ भपकियाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ लगाई जाती हैं। लगाएं, हमारा तो कौमी शगफ है, खेल है, हम 25 करोड़ बंदे हमने इकट्ठे किए हैं, और अल्लाह का फजल है इसका रिस्पॉन्स भी ऐसा ही रहा है। DGISPR साहब ने इन सारी स्टेटमेंट्स का जो मजमूआ है उसको मेरे ख्याल में बहुत कॉम्प्रहेंसिवली और बहुत डिसाइसिव और कंट्रोल लैंग्वेज के साथ जवाब दिया। वहाँ तो कुछ मुबालगा राई से इंडिया में तो, और कुछ एग्जैजरेशन से और कुछ जैसे रेट्रिक से काम लिया जा रहा है, यहाँ पे बिल्कुल प्रिसाइस और पॉलिटिकली करेक्ट और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज और मिलिट्री लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। ISPR ने वार्न किया है कि इंडियन जो एग्रेशन स्टेटमेंट्स आई हैं डिफरेंट, कि ये डिलूजनल हैं, ये प्रोवोकेटिव हैं और ये जिंगोइस्टिक हैं, और ये स्टेटमेंट जो हैं ये सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस रखते हैं अमन और स्टेबिलिटी के लिए साउथ एशिया के खित्ते के अंदर। उन्होंने वाजे कर दिया कि ऐसे किसी फॉल्स फ्लैग के प्रीटेक्स्ट जो बनाए जा रहे हैं, ये स्टेटमेंट दे के फैब्रिकेट करने का प्रीटेक्स्ट क्रिएट किया जा रहा है, एक पोटेंशियल फॉल्स फ्लैग का, जिसके ज़रिए अग्रेशन को जस्टिफाई कर दिया जाए इंडिया का पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और ये जो रिस्क ले रहा है इंडिया, ये जो रिस्क बढ़ा रहा है, रिस्क फैक्टर, इसको हमने नोट कर लिया, यानी हम नावाकिफ़ नहीं है कि आप इस फॉल्स फ्लैग का ड्रामा कर सकते हैं, और आपने उसके लिए एक माहौल क्रिएट कर दिया। हिंदुस्तान जो है वो एक विक्टिम कार्ड ही प्ले कर रहा है पिछले 20-25 साल से, और जबकि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और वायलेंस को खुद स्टोक करता है, और वो राग इलापता है कि मैं मजलूम, हाय मैं मस्कीन, मुझे मार दिया मुझे पाकिस्तान ने। मतलब कोई कबूतर उड़ जाता था तो वो ISI का स्पाई होता था, कोई इनके लोग कोई सेक्सुअल ट्रैप में आ जाते थे, ब्लैकमेल हो जाते थे किसी खातून के हाथों, तो वो कहते थे जी पाकिस्तान की एजेंट है, पाकिस्तान के एजेंट्स बैठे हुए हैं। यानी अपने लोगों पे कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए हर चीज़ पाकिस्तान पर डाल दी, और इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाके पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट के तौर पे पेंट करने की कोशिश किया। जबकि डोमेस्टिकली और अक्रॉस बॉर्डर्स टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इंडिया बड़े ओपनली पिछले 15-20 साल से अपनी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाई जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर हो, अमेरिका के अंदर अटैम्प्ट्स हों, कनाडा के अंदर हो, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स की, गैंग्स को पालना। एक गोल्डी ब्रार गैंग मिसाल के तौर पर हो गया, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंडिया के अंदर भी और इंडिया से बाहर भी किलिंग्स में और गैंगस्टरिज्म में इन्वॉल्व रहे हैं। जो ये बड़ा मशहूर लॉरेंस बिश्नोई का केस भी हुआ था, जिसने सिद्धू मूसेवाला को दर्दनाक तरीके से कत्ल किया था, जो पंजाब में, दोनों खित्ते पंजाब में, लहंदे और चढ़दे पंजाब में, दिल की जान है लोगों की,
एक वो आर्टिस्ट था, एक कलाकार था, और कला जो होती है वो सांझी होती है, वो सबकी होती है। उसकी कोई उसकी कोई मिल्कियत नहीं होती, वो सबकी एक विरासत होती है। उसको दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया एक गैंग वायलेंस के अंदर, जो सरकार की परपेट्रेटेड थी। तो ये दुनिया के सामने वाजे हो चुकी है। कनाडा में बैठे हुए सिख जो हैं वो कोई डिलूजन में नहीं रहते इस बात के बारे में। फिर सिख लीडरशिप को वहाँ पे कत्ल करना कनाडा के अंदर, अमेरिका में अटैम्प्ट करना, तो वेस्टर्न पावर्स के सामने भी ये वाजे हो गया। और सारी ये स्टेटमेंट्स जो हैं, यानी इस स्टेटमेंट के अंदर सारी ये बातें जो हैं बड़ी ईजिली, वो जैसे उन्होंने उसके अंदर कोडेड लफ्ज़ों के अंदर सारी ये बात कह दी DJSPR साहब ने। और उन्होंने कहा है कि हम तो अब दुनिया के साथ खड़े हैं और दुनिया खुद पहचानती है कि एपी सेंटर जो है इस खत्ते की इंस्टेबिलिटी का वो हिंदुस्तान है, जबकि एक ज़माने में पाकिस्तान पे ये मुद्दा डाला जाया करता था। फिर उन्होंने वार्निंग दी कि अभी जो झड़प हुई है, शायद आप भूल रहे हैं कि आपके जहाज़ों का जो रैकेज था और जो पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज वेक्टर्स की जो रात थी, यानी उनकी जो हैबत और उनकी जो एक कुव्वत और उनकी जो एक वो अज़म था, उसको आप भूल रहे हैं कि वो कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं आपके लिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि थ्रेट असेसमेंट के एतबार से एक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये कैटेक्लिज्मिक डेवास्टेशन हो सकती है। कैटेक्लिज्मिक यानी कि आफत की लेवल की, क़यामती लेवल की एक डेवास्टेशन हो सकती है। और पाकिस्तान बिल्कुल होल्ड बैक नहीं करेगा और रेजोल्यूटली रिस्पॉन्ड करेगा और किसी रिस्ट्रेंट और क्वाम के साथ नहीं करेगा। लगी लिपटी पाकिस्तान अब नहीं रखेगा, जबकि पिछली मई के अंदर वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने लगी लिपटी रखी थी, जो कि बहुत नाकदीन ने कंप्लेंट भी की थी पाकिस्तान के अंदर कि आपको मौका मिला था, उनकी एयरफोर्स ग्राउंड हुई हुई थी, तो आपको उनकी तनसीबात को हिट करना चाहिए था मज़ीद। और फिर उन्होंने बात की कि नया नॉर्मल जो इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है वो नहीं बनेगा, बल्कि नया नॉर्मल ये है कि पाकिस्तान स्विफ्टली, डिसाइसिवली और डिस्ट्रक्टिवली रिस्पॉन्ड करता है इंडियन अग्रेशन को। और हम और ये एक नया उन्होंने एक मौक़िफ़ इंकशाफ किया, जो कि मई में भी मौका आया था, लेकिन पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो की थी कि पाकिस्तान जो एक परसीव्ड इंडिया की जोग्राफिकल इम्यूनिटी है कि हम जो है नक्शे के ऊपर बहुत फैले हुए हैं, तो हमें कुछ हिस्सों को हिट किया जा सकता है, सारे हिस्सों को नहीं। तो DGSPR ने अश्योर किया उनको कि अब हम इंडिया की हर नुक एंड क्रैनी को हिट करेंगे, वहाँ पे हर किस्म की तनसीबात को हिट करेंगे, और हम अब उस डिलूजन को भी ब्रेक कर देंगे। और इसके बारे में आप कोई दो राय ना रखें इंडिया के वो मामले में। और आखिरी जो एक रिडिकुलस सी इरेशर की बातें हो रही थी कि पाकिस्तान को नक्शे से ही मिटा दिया जाएगा, तारीख से ही ख़त्म कर दिया जाएगा, उसमें उन्होंने वाज़ेह कर दिया। उन्होंने हमारी म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जो न्यूक्लियर ऑप्शन है उसको हिंट करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कोई भी तबाही होगी, अगर नक्शे और तारीख से अगर हमने ख़त्म होना ही है, तो ये तबाही जो है वो मुश्तरक होगी, कब्र एक होगी और सांझी होगी, जाएंगे दोनों भाई। भाई क्या लें, बिछड़े हुए सर्कस में अलग हो गए थे 1947 में तो कब्र अगर इंडिया खोदेगा तो जाएंगे दोनों ही। पाकिस्तान इज़ नॉट डिलूजनल अबाउट दिस। पाकिस्तान समझता है कि अपने से साथ बड़ा गुलाम मुल्क जो है, बड़ी इकॉनमी जो है, बड़ी आर्मी जो है, उसको ख़त्म करके खुद तो नहीं बच सकता। लेकिन पाकिस्तान ये भी समझते हैं अगर पाकिस्तान को ख़त्म करने अगर ये इंडिया आ जाए तो वो पाकिस्तान इंडिया को भी नहीं छोड़ेगा। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। और वो जो क्लासिक जनरल ज़िया उल हक की स्टेटमेंट थी जो राजीव गांधी उन्होंने कही थी, तो कहते हैं कि राजीव गांधी की आंखों में मौत उतर आई थी। वो ये थी कि दुनिया में मुसलमान और भी जगहों में, हिंदुस्तान में ही हिंदू रहते हैं। हाँ, H1B वीज़े वाले 2-4 हैं आपके अमेरिका कनाडा में, लेकिन हिंदुस्तान का हिंदू मज़हब का गढ़ तो यही है। मुसलमान मज़हब फैला हुआ है, मुसलमान कौमियत फैली हुई है। उर्दू बोलने वाले दारुल उलूम देवबंद की बरकत से, या जो हमारे मदारिस और मसाजिद की मेहनत है, वो अफ़गानिस्तान में भी उर्दू बोलने वाले बैठे हुए हैं, ईरान में भी बैठे हुए हैं, मिस्र में भी बैठे हुए हैं। तो अगर उर्दू बोलना ही पाकिस्तानियत है, या चिट्ठी पकड़ी 2 दुम्मों वाली 2 शिमलों वाली पहनना ही पाकिस्तानियत है, या जो मर्ज़ी आप कह लें, तो पाकिस्तान तो बाकी रहेगा, एटलीस्ट इन स्पिरिट। आई डोंट थिंक इंडिया बाकी रहेगा। आप इसको अपने लिए कलयुग भी मान सकते हैं, क्योंकि ये गोश्त खाने वाले, मांस खाने वाले, गौ माता की हत्या करने वाले जो राक्षस हैं, वही आएंगे ना कलयुग में ख़त्म करने।
तो वो तो मेरा ख्याल है खित्ते में आपको दो ही मुल्क नजर आएंगे, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ऐसे राक्षस जो मांस भी खाते हैं और आधर्म में मानते हैं। आधर्म समझते हो? आधर्म, धर्म इनका है जो खित्ते का मजहब है, और आधर्म है वो जो बाहर से आया है। तो आधर्मी तो हम ही हैं। क्लाइव ऑफ इंडिया तो वापस नहीं आने वाला ये तो हम ही हैं यहाँ पे राक्षस, जो आपको, जिनके आप लोरियां सुना के बच्चों को डराते हैं रात में, तो आके उनको भी खा लेंगे। आपको पता है गोश्त खाना ही पड़ता है हमारे मेन्यू पे, अगर मीट ना हो तो हम बच्चे भी खा जाते होते हैं मुसलमान। यही कुछ बातें बनाई हुई हैं उन्होंने हमारे बारे में। बहरहाल इंसान अपने खित्ते में जब बहुत ज़्यादा इंगेज हो जाता है तो भूलने को फिर वो मतलब जैसे आ जाता है कि पाकिस्तान के बियॉन्ड भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और इस केस में पाकिस्तान की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे प्यारे एक्स सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान साहब जो नेगेव डेजर्ट में इजरायली कैद के अंदर हैं, और बताया जा रहा है कि वो जो कैद खाना है वो बदतरीन कैद खाना है। वो टेररिस्ट के लिए, कोट एंड कोट मैं कह रहा हूँ, टेररिस्ट के लिए वो डिक्लेयर किया गया हुआ एक जेल है। उसके अंदर कन्वेंशनल सिविल जेल या प्रिजन वाली वो नहीं कैफियत। वहाँ पे बाकायदा गंदा खाना, गंदा पानी, बीमार करने वाला, डिसेंट्री टाइफाइड वाला, और बिच्छू भी वहाँ बहुत फिरते हैं, 2 टांगों वाले भी और 4 टांगों वाले बिच्छू भी हैं। तो 2 टांगों वाले यानी इसराइली। और उस जेल के अंदर जो है अभी तक रिपोर्ट्स जो आई हैं टॉर्चर की, हिस्टोरिकली भी आती रही हैं, मारपीट की, अब्यूज़ की, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की। और अभी जो 2 वीडियो सामने आई थी बेन गवीर की, वो जो एक सांड रखा हुआ है उन्होंने, या सुअर कह लें उसको, कि वो बड़ा वो तिगड़म बन के आगे पीछे तेज़ तेज़ दौड़ा अपना पेट निकाल के कि मैंने पकड़ लिया, मैंने उनको बदतरीन कैद खाने में बंद कर दिया। तो उसमें एक झलक लगता ही है कि वो सेकंड रो में मुश्ताक अहमद ख़ान साहब बैठे हुए हैं। अल्लाह उनको मजबूत रखे, उनका अज़म हौसला पक्का रखे, क्योंकि वो अब दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बिना असला के निहत्ते खड़े होकर वहाँ पे उनको ललकार रहे हैं। और बताया जा रहा है कि बाकी लोगों की तरह नहीं, उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि वो उस डॉक्यूमेंट को साइन करें कि जिसमें वो बड़ी अजीबोगरीब सी कंडीशंस को अग्री करें। उनमें बताया जाता है कि कंडीशंस कुछ ऐसी हैं कि इसराइल को तस्लीम करो, और तस्लीम करते हुए इसराइल को ये मानो कि तुम दोबारा वापस नहीं आओगे और तुम दहशतगर्द हो और हमास और ये और वो, बड़ी अजीबोगरीब सी उसके अंदर तफासील हैं। तो मुश्ताक साहब ने मुबैना तौर पर रिफ्यूज़ किया, और उनको अब जाने हुए, मिले हुए, कई बार उनके साथ खाना पीना खाए हुए, मैं कह सकता हूँ कि ये बात मुझे बिल्कुल हकीकत लगी थी। मैं उनको जानता हूँ, वो रिफ्यूज़ कर भी सकते हैं इस चीज़ को। तो उसके अलावा जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, ग्रेटा थुनबर्ग जैसे, टियागो जैसे जो ब्राज़ील के हैं ग़ालिबन, और पोर्चुगल के मेरा ख़्याल है, और जैसे वो हैं जो आयरलैंड के हैं कॉमेडियन हैकी, स्टीवन हैकी नाम है उनका, क्या नाम है उनका, बड़े वो जो पतले दुबले से गंजे, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनकी मिलियंस में फॉलोइंग्स हैं, उन लोगों की अब तक तस्वीर भी सामने नहीं आई नहीं दी। और एक टर्किश एक्टिविस्ट ने बताया कि छोटी ग्रेटा को, छोटी बच्ची ग्रेटा को बड़े प्यार से उसको वो चुचुक कह रहा था, बेटी, छोटी बेटी, उसको बालों से घसीटा और मारा भी है, और उससे जैसे मोलेस्ट करना, उसके इर्द झंडा लपेट देना इसराइल की, और अजीब व गरीब सी। और इसकी कुछ एविडेंस मिलती भी है कि जब आप नेगेव डेजर्ट की उस प्रिजन की वीडियो देखते हैं जहाँ मुश्ताक साहब वगैरह को रखा हुआ है, तो एक और शॉट में जब वो बड़े हॉल में आता है जहाँ ग्वांतनामो बे स्टाइल लोगों को जकड़ के घंटों रखा हुआ है पानी और खाने के बगैर, कमर के पीछे जब बांध देते ना आप, तो हाथ, तो ये कंधे वगैरह, बाजू वगैरह सूज के पक जाते हैं, तो सर्कुलेशन भी अच्छी तरह नहीं हो रही होती। तो ये स्ट्रेस पोजीशंस जो होती हैं ये बड़ी टिपिकल है ग्वांतानामो की, और वॉर ऑन टेरर की टैक्टिक्स थी इंसानों को टॉर्चर करने की, क्योंकि प्रिजनर ऑफ वॉर भी जो है आपका मुखालिफ भी है, वो इंसान है एट द एंड ऑफ द डे। और ये लोग तो सिविल एक्टिविस्ट हैं जो कंप्लीटली इंटरनेशनल लॉ को लीगली देखते हुए गाजा में लोगों की मदद करने आ रहे थे। वहाँ पे जब उनको बिठाया हुआ ना उस जिम्नेजियम के एक कोने के अंदर, अगर आप देखें तो एक तस्वीर है, उसके नीचे लिखा हुआ है अरबी ज़ुबान में गाज़ा जदीदा, यानी हालिया गाज़ा या नया गाज़ा या जदीद गाज़ा, जो भी आप उसको तर्जमा करना चाहें। और वो एक तस्वीर है तबाहकुन बिल्डिंग्स की और एरियल बमबारी से तबाह हुए बड़े खूबसूरत टाउन की, जो गाज़ा टाउन है, और उसके नीचे इसराइल का झंडा लगा हुआ है। यानी साइकोलॉजिकली भी उनको टॉर्चर करना, और अपने अज़म को, अपने जो बिलीफ्स हैं वो अपने वो बिल्कुल नुमायाँ रखते हैं कि हम तो चाहते हैं कि ये तमाम एरिया बर्बाद हो जाए, ये तमाम लोग यहाँ से निकाल दिए जाएँ, और इन तमाम लोगों को कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए, और या इनको कत्ल कर दिया जाए।
और बताया जाता है कि एआई और टेक्नोलॉजीज़ को वो इस्तेमाल भी इस तरह करते हैं क्योंकि उनके पास पूरी एक रजिस्ट्री है गाज़ा के सिटीजन्स की, कि वो ये देखते हैं कि किसको कत्ल किया जाएगा किस फैमिली में, तो कितना लाइकली है कि ये लोग भाग जाएं। वो बाकायदा स्टेटिस्टिकल वेटेजेस डाल के कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक ख़ानदान है, उसमें 2 ब्रेड विनर हैं, एक बाप और एक भाई है, तो वो स्ट्रेटेजिकली उनको ढूंढ के ट्रैक करके मोबाइल्स के ज़रिए और वाईफाई डिवाइसेस और ट्रैकिंग डिवाइसेस के ज़रिए उनको बाकायदा ड्रोन स्ट्राइक करेंगे, ताकि उनकी बिल्डिंग को मारेंगे, ताकि वो फैमिली बिखर जाए, टूट जाए हमेशा के लिए, ताकि वो मजबूर हो जाएं कि वो मिस्र का रास्ता करके सहरा में कहीं किसी कैंप में जा पड़े। और फिर वहाँ पे जो अजीब-व-गरीब काम होते हैं कैंपों में, आप जानते ही हैं, सेक्सुअल फेवर्स के लिए, खाने के लिए औरतों को जिस्म बेचने पड़ते हैं। इजिप्शियन आर्मी अलग एक्सप्लॉइट करती है, इजरायली आर्मी एक्सप्लॉइट करती है, क्योंकि जो रफ़ा क्रॉसिंग है इलीगली यूनिलैटरली इसराइल ने डिसीजन लिया हुआ है कि वो दोनों साइड्स एंट्री एग्जिट को अब कंट्रोल करती है। ना सिर्फ ये इजिप्ट के साथ उनके माहिदे को तोड़ती है, ये इंटरनेशनल लॉ को भी वायलेट करती है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो है उसको पान में चूने के साथ मसाला लगा के, मेरा ख्याल है अब रैप करके पैक करके पेश कर देना चाहिए किसी कवाल को। ये तो कहानी ही है। किसी कवाल के मुंह में पान की शक्ल में अच्छी लगेगी कि वो अपने खप रुला डाले, ये किसी किसी मुअद्दब इंसान के मुंह से मेरा ख्याल है इंटरनेशनल लॉ और यूएन का लफ्ज़ सुन के अब गुस्सा ही आता है कि यार तुम अब तो सच बोल दो, यानी वो वाली बात होती है। तो मुश्ताक साहब के लिए दुआ है, आप सब भी दुआ करें। और सवाल ये है कि दुआ सिर्फ हमने करनी है या स्टेट को दुआ से बढ़ के भी काम करेगी, क्योंकि अब मजबूर करके, क्योंकि मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा दोबारा, पिछले दिनों क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो मैंने रिकॉर्डिंग 1-2 दिन से नहीं की, बट पिछले 73 घंटों के अंदर आपने देखा कि पूरा एटीट्यूड चेंज होगा कि आपके सरकार के सारे टाउट, सारे माउथ पीसेस, हर सिविल पार्टी के जो जो पैलेस्टाइन के मामले में खामोश रहना चाह रहे हैं, एंटी तो नहीं कहूँगा बट खामोश रहना चाह रहे हैं, बिकॉज उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो फ़लस्तीन के लोगों के कॉज के ख़िलाफ़ जाते हैं, तो वो बड़ा सेंटर मुश्ताक का मजाक उड़वाया जा रहा था बाकायदा उनसे। मैं तो ये क्लेम करता हूँ कैमरा, वो अपने अपने खुद से ये कुत्ते नहीं भौंकते होते, हड्डी बोटी टुकड़ा देख के ये भौंकते होते हैं। तो जिन्होंने फहरिस्त बनाई हुई थी भौंकने की, भौंकने वालों की, एकदम से टोन चेंज होती है और सारे वो जी इख्तलाफ के बावजूद और फलान और टिमाक और ये और टीमक। आप स्टैंड बाय ना किया करें, आई स्टैंड बाय द फ्लोटिला। आप प्रे फॉर ना किया करें, आई प्रे फॉर द फ्लोटिला। आप सरकार हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप फॉरेन मिनिस्टर हैं, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं। हमें प्रे फॉर नहीं चाहिए आपसे, हमें टेंजिबल एक्शन चाहिए। इसमें कुछ पेशरफ्त है, अल्लाह का शुक्र है, कुछ तो शर्म किया कि एक किसी दोस्त ममालिक के ज़रिए, गालिबन इटली के ज़रिए, और शायद टूनीशिया को भी इंगेज किया जा रहा है, और जॉर्डन की तारीफ़ की गई है कि जॉर्डन ने बड़ा मदद की है जिन लोगों को रिपेट्रिएट करने में, जो ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ लोग रास्ते में हैं। तो इंगेज करके अपने आदमियों को निकलवाएं, लेकिन सिर्फ निकलवाना मकसद नहीं है, उस निकलवाने के प्रोसेस में ये याद दिलाना मकसद है, दुनिया को ये बताना कि ये सब इलीगल अबडक्शन हुई है इंटरनेशनल वाटर के अंदर। वो अपने लीगल वोल्यूशन के साथ लोग जा रहे थे एक सिविल कॉज के लिए, ये उनका हक है कानून में। अब जो इंटरनेशनल लॉ का हर वक्त हम प्रचार करते रहते हैं, हम यूएन में अच्छे बच्चे बनते रहते हैं, ये उसका काम है, ये वो डिप्लोमेटिक प्रेशर है। लेकिन 2.25 साल में 20-21 पॉइंट नुकात डील की तरह हम किसी भी डिप्लोमेटिक लेवल पे कुछ भी ना कर पाए फ़लस्तीन के लिए, और हम फेलियर ही साबित हो जा रहे हैं। बल्कि जब वक्त आया नमाज वो नीयतने का, खड़े होने का, तो हमने नीयत तोड़ दी और हमने कहा हाँ जी 20 पॉइंट का एजेंडा आ गया और वो सारा कबूल हो गया। इतवार गुजर गया, आज पीर का दिन है, और बरोज़ पीर में ये 5 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे तो हेल नहीं नज़र आ रही। संडे का टाइम था ना 4 बजे का कि 6 बजे का, कि मैं हेल अनलीश कर दूंगा और मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा और मैं तबाह कर दूंगा। कोई हेल नहीं रिलीज हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, बल्कि पिछले 72 घंटे बिजनेस एज यूजुअल था। ट्रंप की डील के बावजूद इसराइल ने बमबारी जारी रखी, इसराइल ने जारियत दूसरे मुल्कों के साथ अपनी जारी रखी, इसराइल ने अबडक्शंस जारी रखी। व्हाट वाज दिस डील? ये क्या मुआहदा था? या हम उन पॉइंट्स को देख लें जो आपने इत्तेफाक किया था जिनके ऊपर, या हम अमेंडेड पॉइंट्स को देख लें, वो दोनों सरेंडर और डिफीट एग्रीमेंट्स हैं। आप मैदान जंग में एक जमात को, एक मुज़ाहमती तहरीकों के एक जत्थे को मैदान जंग में शिकस्त नहीं दे पा रहे, तो मुसलमानों के मुल्कों ने मिल के उनको डिप्लोमेटिक फ्रंट पर शिकस्त देने की कोशिश कर दी अपने ही साथियों की, इसराइल की मदद की खातिर। तो वो एम्बेरसमेंट की तलवार हमारे सर पर लटक रही है, और वो एम्बेरसमेंट कंपाउंड हो रही है, और ये कंपाउंडिंग पिछले 1.5-2 साल से चल रही है।
हमारे एटीट्यूड से लेके अबाउट पैलेस्टाइन गाजा जो चेंजेस आए हैं, जो फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट्स आए हैं, फ्रॉम दैट टू कि हम डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट कर रहे हैं फॉर नोबेल प्राइज़, और आज इस अगली और बदनुमा और बद किरदार पोजीशन में आ गया पाकिस्तान, कि पाकिस्तान जो है वो अब्राहम अकॉर्ड से भी बदतरीन चीज़ करना चाहता है। ये किसी एक सियासी पार्टी की गलती नहीं है बाय द वे, ये पीटीआई भी होती यही कुछ करती। ये हमारी डीप स्टेट, हमारी रियासत एज अ होल, हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी, उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव में। इट्स क्वाइट क्लियर कि ग्लोबल ऑर्डर कलेप्स कर रहा है, और वो ऐसे नहीं कलेप्स कर रहा कि कुछ तना है दरख्त का और वो खोखला हो गया है तो कुछ वक्त के बाद लोग आएंगे और उसके मेमोरियल बना देंगे कि ये बड़ा खूबसूरत, ये विद अ बैंग जाएगी, ये विद अ बैंग जाएगी, और वो बैंग एक खित्ते में हमारे में भी होना है। और ऑलरेडी इसराइल अपने मज़र और जौहर यहाँ दिखा चुका हुआ है ड्रोन फेंक के, और आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को आई करके, और आपके ख़िलाफ़ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करके, और आपके मुल्क में टेररिज्म शो करवा के, और आपके ख़िलाफ़ ऑनलाइन प्रोपेगेंडा करवा के, आपके ख़िलाफ़ आईटी सेल बना के। बलूचिस्तान स्टडीज़ मेरा ख्याल है कभी अफ़गानिस्तान ने तो नहीं बनाई आपके ख़िलाफ़, कभी ईरान ने तो बलूचिस्तान स्टडीज़ की कोई डिपार्टमेंट नहीं बनाया आपके ख़िलाफ़, लेकिन मेमरी जो मुसलमानों की अजियत में वॉर ऑन टेरर के ज़माने से 20-25 साल से हिस्सा डाल रहा है, रेसिस्ट और एंटी इस्लामिक आइडियाज़ को प्रमोट करने में, उसने आपके पाकिस्तानी एम्प्लॉय किए हैं। क्यों एम्प्लॉय किए हैं? उसने इसलिए एम्प्लॉय किए हैं कि उसने बलूचिस्तान स्टडीज़ पब्लिश करनी है। क्यों? क्योंकि आपके मुल्क में बलोच, किसी और के मुल्क में कुर्द, किसी और के मुल्क में द्रूज़, उसने हरबे बनाए हुए हैं अपने फिफ्थ कॉलमिस्ट माइनॉरिटीज़, जिनको वो इस्तेमाल करता है आपके मुल्क में गलबा हासिल करने के लिए। आप कहते हैं ये इंडिया के एजेंट हैं, सिविल एक्टिविस्ट जो हैं, आप इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं जो यहाँ पे बेचारे प्रोटेस्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल इंडिया के इसराइल के एजेंट हैं, जो मुलाजमतें करते रहे, जो यहाँ पे आपके यहाँ लॉबियस्ट माने जाते थे। तो सोचें इसके बारे में, सोचने की ज़रूरत है हमारी स्टेट को इसके बारे में। अब आपके जो इंटरेस्ट रह गए हैं यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, निकाल लें उनको, अपने एसेट्स को। ये अपने सगों के सगे भी नहीं है। इन्हीं की पनामा लीक्स के अंदर ये बताया जाता है कि किंग ऑफ जॉर्डन का कितना माल है फ्लोरिडा के अंदर, और कितना माल है कतरियों का सिटी ऑफ लंदन के अंदर। ये खुद इन्वेस्टमेंट भी करवाते होते हैं, खुद नंगा करके टेप भी बनाते होते हैं लड़के लड़कियों के साथ, और फिर ये खुद आने वाले वक्त पे एक्सपोज भी करते होते हैं। आप महफूज नहीं रह सकते इनसे, आप महफूज नहीं रह सकते इनसे। ये किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपने सगे हैं। इनके कुरान तो ये भी कहता है इनके आपस में दिलों में फूट हैं, आपको ये एक नज़र आते हैं जबकि ये एक नहीं है। इनके आपस में फूट हैं, इनके आपस में लड़ाइयाँ हैं, और ये साफ वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप इनसे जान छुड़वाने की कोशिश में जारी है, लेकिन नहीं छुड़वा सकता। उसकी पूरी कांग्रेस, उसकी पूरी कैबिनेट, उसकी टीम, उसकी किचन कैबिनेट, एक एक बंदा ए पैक का बंदा है, एक एक बंदे ने तनख्वाहें ली हुई हैं, एक एक बंदे ने पैसे पकड़े हुए हैं, किस किस की टेपें बनी हुई हैं अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है। डोनाल्ड ट्रंप खुद शायद ब्लैकमेल ना हो, डोनाल्ड ट्रंप खुद शायद ये जो कत्ल हुआ है उसके एक कैंपेनर का, चार्ली कर्क का, उसके लिए कितनी बड़ी ख़तरे की इलामत होगी, उसको कितनी बड़ी ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से वो मिली है कि सीधा हो जा, बंदे का पुत्र बन जा। डेमोक्रेट पार्टी के एक यहूदी हैं चक शूमर साहब, बड़े इसराइल के हामी हैं, ज़ायोनिस्ट हैं, हालांकि लिबरल हैं। बंदा लिबरल भी सब बराबर है, इसराइल के मामले में सब बराबर है। 2014 के इलेक्शन के बाद, 2014 के जब जीत के फिर शिकस्त हुई ट्रंप की अगले इलेक्शन में, तो ट्रंप ने FBI के ख़िलाफ़ गलत बातें की, पहली बार 2014 में। तो चक शूमर ने नेशनल टेलीविज़न के ऊपर आके कहा था, CNN के ऊपर, कि डोंट स्क्रू विद द इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे हैव 6 ways टू संडे टू मेस विद यू। यानी एजेंसियों को जी FBI के साथ ये पंगे लेता है, सुनिए कहा था। और उसके बाद FBI ने, जेम्स कोमी ने डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ 4 साल वो ड्रामा रचाया कि इसकी गंदी पेशाब वाली टेप्स हैं, ये लिटरली ये कि पेशाब वाली टेप्स, ये बड़ी मशहूर है, आप गूगल कीजिएगा, P टेप्स, डोनाल्ड ट्रंप PEE टेप्स, कि रशिया में ये होटलों में जाता है और इसको ट्रैप किया हुआ है पुतिन ने, तरह तरह के केस बनाए, कांग्रेस में प्रेसिडेंट के खिलाफ टेस्टिफाई कर रहे हैं। इसकी पहली सदारत में इसको सांस नहीं लेने दी जब तक ये बंदे का पुत्र नहीं बना, और अब इसको गुलाम बना के लाए हैं। वो अपनों के सगे नहीं है तो आपके क्या सगे होंगे? आप कब तक वहाँ जाके हाथ मलते रहेंगे
कब तक हाथ बांध के खड़े रहेंगे कि आई हैव ब्लॉट ब्लैक चने फॉर यू, माई वाइफ हैज़ मेड ब्लैक चने फॉर यू? कब तक हाथ मलेंगे? कब तक हाथ मलेंगे? आखिर में एक और अपील है। स्टोरी तो और भी थी कवर में करना चाह रहा था, बट टाइम थोड़ा सा कम हो गया। आखिर में एक अपील है। जमील बहराम एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, फ़िलिस्तीन और अहले फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाया करते थे। उनको अबडक्ट कर लिया गया है। पाकिस्तान में अबडक्शन का मतलब एक ही है, अगवा बराए तवान नहीं। काश ऐसे मुजरिम होते हैं हमारे यहाँ। उनके घर वालों का पैगाम भी आया, वीडियो मेरे ख्याल है बाप बहनें बेटियाँ वगैरह सब, बहनें और माँ वगैरह बैठे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी वालदा पेशेंट हैं, बहुत से अमराज हैं उनको, रात के अंधेरे में आके इस तरह डरा धमका के हमारा भाई लेके गए हैं। उसको बरामद कर दें अदालत के अंदर, नॉर्मल उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग चलाएं। इस तरह मत करें, हमारी वालदा जो है वो हलाक हो जाएंगी, खुदा न खास्ता मर जाएंगी। तो और ये रफ्तार के प्रोग्राम में उन्होंने गालबन ट्विटर में उनके ज़रिए उन्होंने कहा है, जिब्रान नासिर जो एक लीडिंग यूथ के एक पॉलिटिशियन है, लेफ़्ट के एक्टिविस्ट भी हैं, सिविल एक्टिविस्ट भी रहे हैं, उन्होंने भी दुनिया जहान पाकिस्तान में जो भी कोई सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो उनके हक़ में दुआ भी कर रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। हुकूमत को इससे कुछ क्यों लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या ऐसा ख़तरा है इन बच्चों से, इन एक्टिविस्ट से, क्या ऐसा कोई ये अमल पर पोर्ट्रेट कर लेंगे। मजहबी एक्टिविस्ट हों, लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट हों, किसी भी कॉज के हों, कितना कोई प्रोटेस्ट कर लेंगे, क्या ही ऐसी चीज़ वो कर लेंगे कि आपको इतना ख़तरा होता है। बल्कि इसके बरक्स ये होता है कि आपकी PR में इतना नुकसान होता है। तो मेरी आजाना अपील है, मैं तो जुर्रत भी नहीं रखता जिस तरह बाकी ये दलेर लोग रखते हैं कि ये आपको ललकारते हैं। मैं तो अपील करता हूँ आजी के साथ कि क्या ही इस बच्चे ने उखाड़ लेना है जो आपको इतना डर लगता है, और आप अपनी PR को क्या करते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। मैं डरपोक आदमी हूँ, तो मैं तो बड़ी आजी से आपसे कहता हूँ कि आपको लगता है कि इस बच्चे को जेल के अंदर रख के या कैद खाने में रख के या मार पीट के, जो भी आपने इससे सलूक किया, अल्लाह ना करे आपने मारा पीटा हो इसको रख के कि आप फ़िलिस्तीन के कॉज को दबा लेंगे? क्या आपको लगता है कि लोग आपके 20 पॉइंट एजेंडा को मान लेंगे? क्या आपको लगता है कि लोग जो हैं वो वाह वाह करने लगेंगे कि आपकी 2.5 साल की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही है फ़िलिस्तीन के लिए? नहीं, फैक्ट्स आर फैक्ट्स, रियलिटी विल रिमेन रियलिटी। बल्कि ये सप्रेशन करके आप अपने किरदार को और ज़्यादा मशकूक कर देते हैं। लगता ये है कि आप शायद सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं, बल्कि आप वो यहूदियों के या इजराइल के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। हकीकत ये है कि अगर सिनिकली पाकिस्तान की इजराइल पॉलिसी को विजिट किया जाए तो ये सेल्फ इंटरेस्ट की चीज़ है। पाकिस्तान एक होशियारी चला के दिखा रहा है। वी कैन डिसएग्री एंड डिबेट अबाउट कि ये पॉलिसी गलत, आई थिंक पॉलिसी रिटार्डेड है, बट उसमें फिर कुछ गुंजाइश रहती है कि पाकिस्तान स्टेट क्राफ्ट में इंगेज्ड है। बट जब आप ये काम करते हैं, मिसाल तौर पे इस तरह की एक और मिसाल देता हूँ, जब आप स्टेडियम में कहते हैं फ़िलिस्तीन का झंडा नहीं लेके जाना, तब लगता है ये कि आप एडवर्टाइजर्स जो सो कॉल्ड हैं ज़ायोनिस्ट कंपनियों के, KFC और ये, लगता है आप उनकी ग़ुलामी में मुब्तला हैं। लगता है कि किसी और के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जैसे आपके कॉलोनियल मास्टर हैं हमारे। तो प्लीज़ सबसे अपील है कि इनको छोड़ दिया जाए। मासूम नौजवान है, एक्टिविस्ट है, क्या ही ऐसी बात करती होगी, क्या ही ऐसी ऑर्गेनाइजेशन करती होगी। खुदारा स्टेट को अकल के और होश के नाखून लेने चाहिए, सिविल पॉलिटिशियंस को स्पेशली। आपके बच्चे आज महफूज हैं ना, तो कल किसी और की हुकूमत होगी तो नहीं होंगे। आज हटी है ना एमल वली ख़ान से सिक्योरिटी, आज हटी है ना गिलानियों के बच्चों से सिक्योरिटी सरकार की प्रोवाइडेड, तो आपके बच्चे भी इज्जत में आ सकते हैं। जब आप ताकत में होते हैं तो ऐसे तैश में आए होते हैं, ऐसी बदमाशी में ऐसा खुमार और नशा होता है इस ताकत का आप लोगों के ऊपर। ये भी किसी के बच्चे हैं, मैं भी किसी का बच्चा हूँ, हम सब किसी के बच्चे हैं। ये बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, नौजवान लोग वीडियो देख रहे हैं, वो किसी के बच्चे हैं। इस अगवाई से क्या हासिल किया हमारी स्टेट ने? रिमेन्स टू बी सीन एंड विल नेवर बी सीन। बकवास। ये होता क्या है कि टॉप डाउन पॉलिसी होती है। हमारा बड़ा कोई अफसर कहता है, छोटे अफसर वो नौकरों के चाकर, चाकरों के चूकर, शाह से बढ़ के शाह के बंदे लिस्टें चेक करते हैं, जी फलाना बंदा है, ले आओ, उन्हों भी ले आओ, इन्हों भी ले आओ, एंड 1 आउट ऑफ दिस 10 केसेस बिकम्स अ नेशनल एम्बेरसमेंट। वो कुछ 2 बंदों को जानता होता है, वो ट्वीट कर देते हैं, वहाँ पे आप सारी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो कर लेते हैं। बहरहाल आप सबका सुनने का हमेशा की तरह शुक्रिया। दुआ कीजिएगा मुश्ताक साहब के लिए, इनके लिए भी, ये भी बाजियाब हो जाएं नौजवान, और अहले फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करें बार बार। लगता है ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लिंटन की तरह एक रूज़ फेंका है कि हम यासिर अरफ़ात को ट्रैप कर लें, लेकिन इस बारी न क्लिंटन जितना कॉम्पिटेंट है ट्रंप, और न यासिर अरफ़ात जैसे सादे हैं इस बारी मुज़ाहमती। लगता है ये है कि वो मुकाबला करते जाएंगे, और इजरायली चाहते हैं कि वो मुकाबला बढ़ता जाए। दुआ कीजिएगा इस मार्के के लिए
के हक और बातिन का मार्का है, और हमने अपना हिस्सा अब तक नहीं डाला मुसलमानों ने। मुश्ताक साहब का फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करना पूरा नहीं है। खुदारा ये बातें करना बंद करने। वो समुंदर में कतरा भी नहीं है जो मुश्ताक साहब ने किया। बिज़ात उन्होंने जो काम किया वो टनों के हिसाब से, पहाड़ों के टनों के हिसाब से है, लेकिन 25 करोड़ के लिए काफ़ी नहीं। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।